कमरे से आने वाली लड़की की खौफनाक रोने की आवाजें रात के अंधेरे में दहशत पैदा कर रही थीं। फरीद ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अचानक ही उसके मुंह से चीख निकल गई थी। वो पलटी तो फरीद के होश उड़ गए थे। लड़की के लंबे लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे। वो 2 कदम आगे बढ़ी और फरीद को देखकर कहने लगी, घबराओ मत, मैं भी उसी की तलाश में आई हूं जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो। फरीद का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। उसका गांव ऊंची नीची पहाड़ियों पर बसा हुआ था। गांव की हरियाली बताती थी कि लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी जमीन का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा ही एक घर फरीद का था। फरीद के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। उसका बाप जमींदार की जमीन पर खेती करता, जबकि माँ लोगों के घरों में काम करती थी। फरीद उनका सबसे छोटा बेटा था। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वो बहुत ही मायूस रहता था। फरीद की 2 बड़ी बहनें थीं जो रिश्तों के इंतजार में घर बैठी थीं। उनके पास देने के लिए ढेर सारा दहेज भी नहीं था। यही वजह थी कि आज तक उनका रिश्ता तय नहीं हो पाया था। फरीद के माँ बाप हमेशा परेशान रहते थे कि कब उनकी जिंदगी बदले, कब उनके घर के हालात सुधरें। उन्हें हर तरफ मायूसी के बादल नजर आते थे। उसी गांव में रहने वाला एक लड़का जलाल फरीद का बचपन का दोस्त था। गांव से आगे एक घना और अंधेरा जंगल भी था। इस जंगल में पहले एक बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी। कहते हैं कि कुछ साल पहले वो बस्ती एक सैलाब की वजह से तबाह हो गई थी, लेकिन उस बस्ती की एक हवेली जो अब एक खंडहर बन चुकी थी, आज भी वहीं खड़ी थी। गांव के लोगों में फरीद और जलाल की तरह उस हवेली को लेकर बहुत उत्सुकता थी। कई कहानियां उस हवेली के बारे में मशहूर थीं। सुना था कि यह हवेली एक बहुत ही अमीर आदमी की थी। अचानक मौत हो गई थी, लेकिन उसके पास ढेरों दौलत और जेवरात थे जो उसने एक खजाने की शक्ल में हवेली के किसी कमरे में छुपा दिए थे। एक दिन फरीद और जलाल आपस में बात कर रहे थे। काश हमें वो खजाना मिल जाए तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये सुनकर फरीद बोला, कोई भी डर के मारे उस हवेली की तरफ नहीं जाता, लेकिन हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। ये बात हैरान करने वाली थी कि दोनों ने वाकई में हवेली जाने का फैसला कर लिया था। अपने सारे डर को भुलाकर उस रात वे हवेली की तरफ निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इस बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। उस रात फरीद ने जल्दी खाना खा लिया और चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। वो घर वालों के सोने का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि गली के नुक्कड़ पर जलाल उसका इंतजार कर रहा होगा। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छा गया। घर में खामोशी और मायूसी का राज था। इस घर की दीवारों तक में गरीबी बसती थी, लेकिन फरीद अपने घर वालों की ये मायूसी दूर करना चाहता था। जैसे ही मौका मिला, वो चुपके से अपने बिस्तर से उठा और बाहर निकल गया। अब वो जलाल के पास पहुंच गया था, जो गली के नुक्कड़ पर उसका इंतजार कर रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही थी। दोनों धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। उनकी बस्ती पीछे छूट चुकी थी। अंधेरे जंगल में कदम रखते ही उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। हाथ में लालटेन पकड़े वे दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। जैसे ही फरीद और जलाल हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से आने वाली खौफनाक आवाजों को सुनकर उन पर दहशत तारी हो गई। जलाल कांपते हुए बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन फरीद बिल्कुल भी नहीं डरा। वो बोला, अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो क्यों ना अंदर जाकर खजाना ढूंढें। फिर उन्होंने हवेली का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बहुत सी चमगादड़ें उनके चेहरे से टकराईं और चीखती हुई उड़ गईं। जलाल का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फरीद अपने इरादे में मजबूत था। वो जिस मकसद से वहां आया था उसे हर हाल में पूरा करना चाहता था। कुछ देर बाद दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो चुके थे। तभी किसी के रोने और बैन करने की रहस्यमयी और डरावनी आवाज उनके कानों में पड़ी। जलाल डर कर बोला, ये कैसी आवाज है? मुझे तो किसी के रोने की आवाज लगातार आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है फरीद, लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन फरीद वापस नहीं जाना चाहता था। उसने जलाल को तसल्ली दी, ये आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। लेकिन जलाल ने साफ इनकार कर दिया, हरगिज नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि डर के मारे मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं वहां तक जाऊं। अब फरीद मायूस हो गया था। जलाल उल्टे कदमों अपने गांव की तरफ भाग निकला, अपने दोस्त फरीद को अकेला छोड़कर। अब फरीद बिल्कुल अकेला, हाथ में टॉर्च लिए उस कमरे की तलाश में था जहां पर किसी लड़की के रोने की आवाजें आ रही थीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। हालांकि उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और डर उसके दिल में गहराई से बैठा हुआ था, लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वह उस कमरे के सामने पहुंच गया। हवेली के बाकी कमरे भी टूटे फूटे थे। किसी का दरवाजा नहीं था तो किसी की खिड़कियां गायब थीं। लेकिन यह कमरा जहां से अजीबो गरीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं, उस कमरे के दरवाजे को देखकर
फरीद के दिल में डर छा गया। फिर उसने हिम्मत की और हाथ बढ़ाकर उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में काला अंधेरा छाया हुआ था और वह टॉर्च की मदद से इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी सीधी पड़ी जहां एक अलमारी के सामने खड़ी लड़की उसे दिखाई दी। लड़की को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई थी। लड़की के बाल बहुत लंबे थे और उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। उसकी चीख पर लड़की अचानक ही पलटी थी, लेकिन फरीद हैरान रह गया। वह लड़की की खूबसूरती पर दंग रह गया था। वह तो समझ रहा था कि सामने कोई डरावनी चुड़ैल होगी जिसकी इतनी भयानक रोने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन यह लड़की तो बेहद खूबसूरत थी। उसने तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वह खुद भी बहुत डरी हुई नजर आ रही थी। लड़की एक अलमारी के पास खड़ी थी और उसके हाथ में एक डायरी थी। फरीद आधी रात को इस लड़की को देखकर हैरान रह गया और डरे हुए लहजे में उसे कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की 2 कदम चलकर उसके सामने आई और कहने लगी, घबराओ मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, न ही कोई बुरी आत्मा, बल्कि मैं तो खुद उसकी तलाश में आई हूँ जिसकी तलाश तुम्हें यहाँ खींच लाई है। फरीद हैरान होकर कहने लगा, क्या मतलब? तो लड़की कहने लगी, मैं भी खजाना ढूंढने आई हूँ। मेरा ताल्लुक भी एक गरीब परिवार से है। मैं भी अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ। मैं एक दूसरे गांव से आई हूँ। फरीद लड़की की हिम्मत देखकर हैरान रह गया था। फिर वह उस लड़की से कहने लगा, तुम्हारे हाथ में क्या है? लड़की ने फरीद के सामने वह डायरी की ओर कहने लगी, यह डायरी मुझे इस अलमारी में से मिली है और इसमें लिखे हुए अजीबो-गरीब शब्दों ने मुझे चौंका दिया है। तुम देखो, इस हवेली का सारा सामान उजड़ गया है, कुछ भी बाकी नहीं बचा, लेकिन अलमारी में रखी हुई ये डायरी बिल्कुल सही सलामत है और इसमें लिखे हुए शब्द भी। फरीद ये सुनकर चौंक गया और लड़की से कहने लगा, अच्छा, मुझे दिखाओ कि इसमें क्या लिखा है। फिर फरीद ने जैसे ही वह डायरी खोलकर देखी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। डायरी में लिखे हुए शब्द बड़े अजीब से थे। डायरी में लिखा था, वह खजाना तुम तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मैं यहाँ से आजाद नहीं हो जाती, और जो एक बार इस हवेली में आ जाता है वह वापस कभी नहीं जाता। ये पढ़कर फरीद और वह लड़की दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे। ये पुरानी डायरी थी और इसमें लिखी हुई ये बातें दोनों की समझ में नहीं आ रही थी। फिर फरीद कहने लगा, हमें खजाना मिले या ना मिले, लेकिन हमें यहाँ से आज़ादी चाहिए, वरना मौत हमारा इंतजार कर रही है। अब हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन आखिर वो कौन है जो यहाँ से आज़ादी पाना चाहता है? लड़की खुद भी परेशान नजर आ रही थी। वह फरीद से कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इस हवेली के नीचे एक तहखाना भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह तहखाना कहाँ है। फरीद हैरानी से कहने लगा, तुम्हें यह बात किसने बताई? तो लड़की कहने लगी, मुझे इस हवेली के बारे में सब कुछ पता है। यह सुनकर वह और ज्यादा हैरान रह गया था। अब वह दोनों उस कमरे से बाहर आ गए थे। वह डायरी लड़की के हाथ में ही थी। धीरे धीरे वे हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। वे दोनों ही यहाँ से बचकर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन अचानक हवेली का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। खौफनाक, वहशत भरे और डरावने माहौल में उन दोनों के कदम जैसे रुक गए थे। लड़की कहने लगी, हमें जल्द से जल्द वो तहखाना ढूंढना चाहिए, हो सकता है कि वहीं पर कोई राज छुपा हो। जल्दी जल्दी वे दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। अब फरीद के हाथ में सिर्फ टॉर्च थी, लेकिन हवेली का माहौल देखकर साफ जाहिर था कि यहाँ कोई रहस्यमय ताकत कैद है जो इन दोनों को परेशान कर रही है और यहाँ से आजादी पाने के लिए बेताब है। फरीद पलटकर लड़की से कहने लगा, तुम डायरी में देखो, शायद उसमें कुछ और भी लिखा हो जिससे हमें मदद मिल जाए वो कमरा ढूंढने में। अब लड़की जल्दी जल्दी डायरी के पन्ने पलट रही थी, लेकिन डायरी से उन दोनों को कोई मदद न मिल सकी। दोनों के चेहरे पर मायूसी और परेशानी साफ झलक रही थी। वे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे, उस आत्मा को आजादी दिलाकर, वरना उनका बचकर जाना नामुमकिन था। तभी हवेली की एक खिड़की जोरदार हवा के साथ खुली थी और उसमें से उड़ता हुआ एक सफेद कागज उस लड़की के कदमों में आ गिरा। लड़की यह देखकर डर गई थी। फरीद ने जल्दी से वह कागज उठा लिया था। कागज की तहरीर पढ़कर वह चौंक गया। उस पर लिखा था कि जिस तहखाने को तुम तलाश कर रहे हो वह इस हवेली के सबसे छोटे कमरे में है। अब उन्हें बहुत छोटा कमरा तलाश करना था। हवेली में कमरों की तादाद बहुत ज्यादा थी और उस छोटे कमरे को खोजना आसान नहीं था। लेकिन तभी लड़की ने उंगली से इशारा किया और कहने लगी, मुझे मालूम है वह छोटा कमरा कहाँ है। तभी उसने सामने की तरफ कदम बढ़ा दिए। फरीद भी उसकी तकीद में आगे बढ़ गया। तभी उसने एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया। यही वह छोटा कमरा था जहां पर अजीब सी बदबू आ रही थी। मकड़ी के लगे हुए बड़े बड़े जाले भी डरावना माहौल पैदा कर रहे थे। लेकिन फरीद यह देखकर मायूस हो गया कि आखिर वह तहखाना कहाँ है और इस छोटे कमरे से उसका क्या ताल्लुक है। तभी लड़की ने आंखें घुमाई और उसी कमरे की एक छोटी खिड़की खोल दी। फरीद की आंखें फटी की फटी रह गईं।
क्योंकि खिड़की खुलते ही वह तहखाना साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें काला अंधेरा छाया हुआ था। यह साफ था कि यही वह तहखाना है जिसकी तलाश में वह दोनों यहाँ आए हैं। दोनों का दिल बुरी तरह कांप रहा था। दोनों ही डर से सहमे हुए थे। कोई भी उस तहखाने में उतरने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। लड़की ने वह डायरी मजबूती से अपने हाथों में थाम रखी थी और फिर फरीद से कहने लगी, घबराओ मत, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो शायद हमारे लिए भी आसानी हो जाए। यह सुनकर फरीद दिल में सोचने लगा, जब लड़की नहीं घबरा रही तो उसे भी डरने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे वह दोनों तहखाने की सीढ़ियां उतर रहे थे, वैसे ही अंदर से आने वाली सिसकियों और रोने की आवाजों में इजाफा होता जा रहा था। टॉर्च मारकर फरीद तहखाने का मंजर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वहां एक कमरा नजर आया। कमरे के दरवाजे बंद थे। फरीद और उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। उसी कमरे के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। अंदर शायद कोई लड़की है, फरीद ने सोचते हुए कहा। तभी लड़की सोचते हुए कहने लगी, ये इंसानी लड़की नहीं है। अगर होती तो इतने अंधेरे में अब तक जिंदा नहीं होती। ये जरूर कोई गैर फितरी मखलूक है। तभी लड़की अचानक बुलंद आवाज में कहने लगी, मेरा नाम आलिया है, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो तुम्हें यहाँ किसने कैद किया है? तभी कमरे के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। फरीद का दिल भी जोर से धड़कने लगा। वह अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, जबकि आलिया भी उसी हालत से गुजर रही थी। तभी रोने की आवाज बंद हो गई। उस अंधेरे कमरे में से एक आवाज उभरी, क्या तुम सच में मेरी मदद करने आए हो? क्या मुझे यहाँ से आजादी दिलाना चाहते हो? फरीद जल्दी से कहने लगा, हाँ हाँ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन तुम हमें सच बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ तुम्हें किसने कैद किया है। तभी अंदर से उसी लड़की की आवाज आई, ये दरवाजा तब तक नहीं खुल सकता जब तक तुम दोनों एक काम ना कर लो। इस कमरे के बाहर एक ताला है, उस ताले को तोड़ना होगा और इस दरवाजे पर बंधे हुए काले धागे की सारी शक्ति को खत्म करना होगा। वह तो मर गया, लेकिन उसने मुझे हमेशा के लिए इस तहखाने के बंद कमरे में कैद कर दिया। अब तुम दोनों मेरी मदद करो और जल्दी से जल्दी इस दरवाजे के ताले को तोड़ दो, ताकि उसके गिर्द लिपटा हुआ काला धागा भी खुद ब खुद टूट जाए। जैसे ही फरीद और आलिया ने यह काम शुरू किया, अचानक ही चीखों का सिलसिला तेज हो गया। उस काले अंधेरे में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग मिलकर उन्हें मारना चाहते हैं। फरीद पसीने से तरबतर हो गया था, जबकि आलिया की हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन वह हर हाल में उस लड़की की मदद करना चाहते थे जो उस कमरे में कैद थी। अचानक ही अंधेरे में एक आवाज उभरी, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर यह आजाद हो गई तो तुम्हें जान से मार देगी। यह सुनते ही फरीद के हाथ रुक गए। तभी आलिया जल्दी से कहने लगी, यह आवाज सिर्फ एक धोखा है, तुम परवाह मत करो और अपना काम जारी रखो। थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने उस ताले को तोड़ दिया। ताले का टूटना था कि अचानक ही कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और एक रोशनी सी कमरे से बाहर आने लगी। तभी कोई धुएं की मानंद उनके बीच से गुजरकर आगे की तरफ चला गया और वह दोनों पीछे हो गए। दोनों के चेहरे पर डर की कैफियत थी। आखिर यह क्या हुआ था, दोनों समझ न सके। अब हर तरफ खामोशी छा गई थी, इतनी गहरी खामोशी कि अगर पत्ता भी गिरता तो शायद आवाज सुनाई देती। आलिया कांपती आवाज में कहने लगी, हमें अब ऊपर चलना चाहिए, लगता है कि वह आजाद हो गई है। दोनों डरते डरते ऊपर की तरफ जा रहे थे। आखिरकार वह तहखाने से निकलकर ऊपर पहुंच गए। न जाने वह कौन थी और कब से वहां कैद थी, अभी तक कुछ मालूम न हो सका था। उस पुरानी डायरी की हकीकत क्या थी और उस अंधेरे कमरे का राज क्या था, यह सब अब भी पर्दे में था। आलिया फरीद से कहने लगी, अब तो वह आजाद हो गई है, फिर भी हवेली का दरवाजा क्यों नहीं खुला? इस बात पर वह दोनों ही परेशान थे। जब तक तुम इस अंधेरे का राज नहीं जानोगे, तब तक वह दरवाजा नहीं खुलेगा। पीछे से आने वाली आवाज पर वे दोनों सहम गए। जैसे ही आलिया और फरीद पलटे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। होश उड़ गए जब उन्होंने अपने सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की को खड़े देखा। उस लड़की के बाल बहुत लंबे थे और अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह बहुत डरावनी लग रही थी। उसके होंठ हिलते साफ नजर आ रहे थे। फिर वह लड़की बोली, मैं ही हूं तहखाने की कैदी जो इस अंधेरे में 20 सालों से अपनी जिंदगी गुजार रही हूं। फरीद घबरा कर बोला, लेकिन तुम हो कौन? तभी वह लड़की उनके ओर करीब आई और कहने लगी, मैं कोई इंसानी लड़की नहीं, एक झंझादी हूं। मुझे एक आमिल ने इस तहखाने में कैद किया था। वह आमिल बहुत ही खतरनाक था। वह बड़े बड़े अमल करता था जिन्नात को अपने कब्जे में करने के लिए। वह हम जैसी झंझादियों को अजियत देता था। 20 साल पहले जब मैं जंगल में एक दरख्त पर अपने खानदान के साथ रह रही थी, उसने मुझे एक अमल के जरिए बुलाया। जब मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया तो उसने मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया। मैं वहां रोती, चिल्लाती, चीखती, बट उसने मुझे आजाद नहीं किया। फिर वह मर गया।
उसका खानदान कहीं चला गया और यह हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन मैं हमेशा के लिए इस अंधेरे में बंद रह गई। मैं हर बार मदद के लिए पुकारती, लेकिन लोग मेरी आवाज सुनकर डर जाते। कोई मेरी बात नहीं सुनता था। लेकिन तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई। तुमने मेरी मदद की और आज मैं आजाद हो गई। अब इस हवेली से कोई रोने की आवाज नहीं आएगी। अब कोई इसमें कैद नहीं रहेगा। मैं भी जा रही हूँ हमेशा के लिए अपने खानदान के पास। तुमने मुझे आजादी दी, इसके लिए शुक्रिया। वह झिंझादी मुस्कुरा रही थी। फरीद ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी झिंझादी बोली, उस खजाने की तलाश में तुम यहाँ आए हो, याद रखना वह भी इसी हवेली के किसी कमरे में है। तुम्हें सारे कमरों की तलाशी लेनी होगी। अब मैं जा रही हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरी दुआ है कि तुम्हें वह खजाना मिल जाए। ये कहते ही वह झिंझादी उनके सामने से गायब हो गई। फरीद और आलिया, जो अभी तक बहुत डरे हुए थे, अचानक ही उनका सारा डर खत्म हो गया। फरीद बोला, अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन आलिया ने उसे रोक लिया और बोली, एक मिनट, क्या तुम वह खजाना लेकर नहीं जाओगे? फरीद हैरानी से बोला, बहुत मुश्किल है कि वह हमें मिल जाए। हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। आलिया बोली, हाँ, लेकिन अब कोई खतरा नहीं है। असल में वो डायरी जो तुम्हें मिली थी वो मेरे अब्बू की थी। ये सुनकर फरीद चौंक गया। आलिया कहने लगी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं ही उस आमिल की बेटी हूँ। मेरे बाबा एक आमिल थे। उन्होंने जिन्नात के जरिए ये सारे अमल सीखे थे। इसी वजह से हमारी हवेली वीरान हो गई। जब बाबा का इंतकाल हुआ तो अम्मी मुझे लेकर शहर चली गई। लेकिन हर रात मुझे उस झिंझादी की चीखें सुनाई देती थी। वो आवाजें मुझे बेचैन करती थी। जब मैंने अपनी अम्मी से ये बात की तो वो बोली, ये सब तुम्हारे बाबा के काले कामों का असर है। अगर वो यह सब ना करते तो आज हम इतने अजियत में ना होते। बेटी, जाओ उस हवेली में उस झिंझादी की मदद करो। मैं हिम्मत करके यहाँ आई थी। पहले भी 2-3 बार कोशिश की, लेकिन डर लगता था। आज तुम्हारे साथ से मुझे हौसला मिला, शुक्रिया। आलिया की आंखों में आंसू थे। फरीद ये सब सुनकर हैरान था। फिर आलिया बोली, मैं जानती हूँ मेरे बाबा का कमरा हवेली में कौन सा था। चलो मेरे साथ। अब फरीद उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर वे दोनों एक बड़े से कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी सी अलमारी थी। फरीद को याद आया, यही वो कमरा था जहां से आलिया को डायरी मिली थी। आलिया ने बताया, ये डायरी मेरे बाबा की थी, लेकिन इसमें जो भी लिखा था वो बाबा ने नहीं, शायद किसी और ने लिखा था। शायद ये इशारा था कि वो झिंझादी इस हवेली में कैद है। आखिरकार आलिया ने अपने बाबा के कमरे की तलाशी शुरू की। अलमारी में रखे जेवरों से भरे डब्बे जो सोने चांदी के थे जल्दी ही मिल गए। आलिया ने वह सारे जेवर फरीद को दे दिए। फरीद हैरानी से बोला, मैं ये जेवर नहीं ले सकता। ये सब तुम्हारे बाबा के हैं, इन पर तुम्हारा हक है। लेकिन आलिया बोली, नहीं, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम इन्हें ले जाओ। मैं अपनी माँ के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। और वह सारे जेवर आलिया ने फरीद के हवाले कर दिए। थोड़ी ही देर बाद अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उनके लिए आजादी का रास्ता भी। फरीद और आलिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वे दोनों जिंदा बचकर उस डरावनी हवेली से बाहर आ रहे हैं। जो कुछ भी हवेली का रहस्य था, वह डायरियां, वह डरावनी लड़की की रोने की आवाजें, इन सब का राज अब उन्हें मालूम हो गया था। साथ ही फरीद के पास वह दौलत भी थी जिसकी चाह में वह इस हवेली में आया था। लेकिन उस झिंझादी की मदद करके उसे दिल से जो खुशी मिली थी वह दौलत से कहीं ज्यादा थी। उसने आलिया को शहर जाने वाली सड़क के मोड़ पर छोड़ा और खुद अपने घर की राह ली। सुबह वह अपने माँ बाप को वह खजाना दिखाकर एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता था। दूसरी ओर जलाल को पूरा यकीन था कि फरीद अब कभी हवेली से जिंदा नहीं लौटेगा। लेकिन अगली सुबह जब फरीद को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखा तो वह हैरान रह गया। हैरत से बोला, तुम वहां से जिंदा कैसे आ गए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? वहां क्या हुआ? क्या तुम्हें खजाना मिला? उसकी बात सुनकर फरीद मुस्कुराया और बोला, नहीं, मुझे कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन मैंने वहां एक बहुत बड़ा काम किया है जिसकी मुझे बेहद खुशी है। तुमने तो मुझे उस खतरे में अकेला छोड़ दिया और खुद जान बचाकर भाग गए। ये सुनकर जलाल शर्मिंदा हो गया। अब फरीद और उसके घर वालों की किस्मत बदल गई थी। दौलत आने के बाद उन्होंने शहर का रुख किया। वहीं शहर की एक बाजार में फरीद की मुलाकात एक लड़की से हुई। उसे देखकर वह चौंक गया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आलिया थी। आलिया भी उसी शहर में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका पिता कई साल पहले मर चुका था और उसी की वजह से यह सारा मामला हुआ था। हवेली में जो दहशत फैली थी वह भी उसके किए हुए कारनामों की वजह से थी। धीरे धीरे फरीद और आलिया के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पनपने लगी और फिर फरीद ने आलिया से निकाह कर लिया। उन दोनों का निकाह बहुत ही शानदार हुआ था। आलिया भी फरीद का साथ पाकर बेहद खुश थी।